नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य आज लेकर आया हूँ डीएलएड, बीएड एवं एमएड, यूपी टेट, सी टेट तथा नेट के महत्वपूर्ण कंटेंट एनसीएफटी 2009। एनसीएफटीई 2009, एन फॉर नेशनल, सी फॉर करिकुलम, एफ फॉर फ्रेमवर्क, टी फॉर टीचर, ई फॉर एजुकेशन। और ये 2009 में बनाया गया, इसीलिए इसको 2009 इसके साथ जोड़ दिया गया। आइए देखते हैं। इसमें सी से हम समझते हैं, सी फॉर करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी करिकुलम शब्द का अर्थ लैटिन भाषा में दौड़ का मैदान है, वहाँ से लाया गया। कुलम की परिभाषा देखी जाए तो बबिट महोदय ने उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं बताया है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो करिकुलम बनाया गया, फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जो प्रारूप तैयार किया गया टीचर के लिए, शिक्षा के लिए, उसे ही हम ऐसा जीवन वृत्त अध्यापक का हो जो आदर्श हो, इसकी बात करते हैं। तो शिक्षक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। योग्य शिक्षकों के निर्माण के लिए योग्य शिक्षक मिल सकें। विभिन्न आयोगों के प्रस्ताव में जैसे 3 फरवरी 1882 में हंटर आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर बल दिया था। इस समय मात्र 2 प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे, पहला लाहौर और दूसरा मद्रास में। कोठारी आयोग 1964-66, जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। भारतीय शिक्षा आयोग इसे कहा गया, इसे कोठारी कमीशन भी कहा गया। इन्होंने भी बल दिया, क्या कहा? प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा का दूसरा रूप है। प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो विभिन्न आयोगों के प्रस्ताव और उनके परिणाम स्वरूप शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु जो बनाई गई रूपरेखा थी, जो ड्राफ्ट था, जो प्रारूप था, उसे ही एनसीएफटी 2009 कहा गया। अब शिक्षा के आवश्यक एवं अपेक्षित सुधार कौन कौन से हैं, इससे देख लेते हैं। शिक्षा के आवश्यक एवं अपेक्षित सुधार ये हैं, जैसे शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण देना, यानी जो शिक्षक उस समय वर्तमान में कार्यरत थे उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाए और उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है, यह अपेक्षित सुधार की आवश्यकता थी। फिर दूसरा, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता देना, यानी शिक्षकों की शिक्षा में खोज करने की ज़रूरत है, पुनः रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसमें देखने की ज़रूरत है कि आगे कैसे सुधार किया जा सकता है। अधिगम को, शिक्षण को और उस प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया जाए और बोझ न बने, ये ध्यान रखा जाए। शिक्षा को अनिवार्य एवं सार्वभौमिक बनाना, यानी शिक्षा को अनिवार्य माने सबको मिले, सबको प्राप्त हो, सबके लिए जरूरी हो, और सार्वभौमिक माने सर्वव्यापी हो। सार्वभौमिकरण माने प्रत्येक नागरिक के लिए उसे सुलभ करा देना, कोई भी नागरिक, कोई भी बालक न बचे जिसको शिक्षा न मिले। शिक्षक शिक्षा के नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा के यानी कि ट्रेनिंग कॉलेजों, इंस्टीट्यूट की स्थापना करना, उसको मान्यता देना जो शिक्षकों को शिक्षा दे सकें। शिक्षक शिक्षा में नवाचार का प्रयोग, नवाचार यह आपके लिए शब्द है। नवाचार का मतलब होता है समाज में किए जा रहे प्रत्येक कार्यों को जब कोई व्यक्ति नए तरीके या नए विधि से करना आरंभ करता है तो उसे हम नवाचार और उस व्यक्ति को नवाचारी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य अपने उन्नत रूप में निष्कर्ष देता है और समाज उसकी स्वीकृति प्रदान करता है। इसे किसी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। शिक्षक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अर्थात जैसे डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स और मास्टर कोर्स, यानी बीएड, डीएलएड, एमएड, बीएलएड आदि। यानी नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि
NCFT 2009 के जो उद्देश्य हैं वो दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक प्रत्यक्ष उद्देश्य बताया गया है और दूसरा अप्रत्यक्ष उद्देश्य। प्रत्यक्ष उद्देश्य को हम देखते हैं। प्रत्यक्ष उद्देश्य में है कि शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी जब हम उचित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पाठ्यक्रम सही नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट भी सही नहीं होगा। यानी उचित उन्नत पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये प्रत्यक्ष उद्देश्य है, उचित पाठ्यक्रम। दूसरा है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का निर्धारण, यानी कि बीएड होगा 2 साल का, पहले 1 साल का था, फिर डीएड होगा यानी डीएलएड जिसको अब बनाया गया है उसकी समय अवधि 2 वर्ष होगी। पहले इंटर इसकी योग्यता थी, अब ग्रेजुएशन है, आदि की बात कही गई है। शिक्षकों के लिए व्यवसाय में वृद्धि करना, यानी कि ऐसे शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण देना जिससे उनके व्यवसाय में भी वृद्धि हो और उनको व्यवसाय रोचक भी लगे और वो उस क्षेत्र में आए। पहले सैलरी कम होती थी, इस वजह से कोई शिक्षक बनना नहीं चाहता था। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे, यानी शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य है सुनियोजित तरीके से पाठ्यक्रम को परोसना, यानी पाठ्यक्रम को टुकड़ों टुकड़ों भाग में बहुपद के सिद्धांत को अपनाते हुए फैलाना, देना, बालकों को देना। इसी प्रकार से शिक्षकों को भी तोड़ करके सुनियोजित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से दिया जाना चाहिए। NCFT 2009 ने प्रशिक्षण को 3 भागों में बांटा। पहला शिक्षा के आधार, कैसे कैसे शिक्षा हो। दूसरा शिक्षा शास्त्र, कौन कौन सा किसमें क्या क्या पढ़ाया जाए। तीसरा पाठ्यक्रम, यानी छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को विकसित करना, देखना। नेक्स्ट है शिक्षक का विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि समाज का प्रतिदर्श होता है शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई न कोई व्यक्ति संसार का प्रभावित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज में जो शिक्षक के प्रभाव में न रहा हो। तो इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि वह कार्य करेगा तो समाज के, राष्ट्र की अत्यधिक उन्नति होगी। शिक्षक का विकास ज्ञान पुंज के रूप में, यानी कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि शिक्षक ऐसा हो जिसके अंदर इतना ज्ञान भरा हो, लबालब भरा हो कि जिधर जाए, जिधर बोले, जो बोले वह सब ज्ञान रूप में हो, प्रकाश देने लगे, प्रकाशमान हो जाए, लाइट हो। अध्यापक का विकास एक निर्देशनकर्ता और परामर्शदाता के रूप में हो। कहा गया है कि अध्यापक का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो, निर्देशन देने वाला, यानी कहीं भी कोई निर्देश देने की आवश्यकता है तो वो निर्देशित कर सके, अनुदेशित कर सके और परामर्श माने सलाह दे सके, राय दे सके। ऐसी राय दे जो एक दार्शनिक के रूप में हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में शिक्षक शिक्षा में इसका अत्यधिक ध्यान रखा गया है। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष उद्देश्य। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि ये दिखाई नहीं देने वाले जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य माने होता है वह लक्ष्य जो अभी प्राप्य है, पाया नहीं गया है, पाना है, इसी को हम उद्देश्य कहते हैं। वो हमको आगे बढ़ाता रहता है, आगे की दिशा देता रहता है, वो ऊंचे की ओर बढ़ाता है, अग्रसर करता है, उत्तधन दिश। पहला हो गया। दूसरा हो गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया माने शिक्षक जो क्रिया करेगा वो शिक्षण कहलाता है। यानी शिक्षण क्या है, कक्ष में शिक्षक का प्रत्येक वह व्यवहार जो सिखाने के लिए किया जाता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। अधिगम अर्थात सिखाना, अधिगम अर्थात सीखना, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए उस शिक्षक का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, यही अप्रत्यक्ष उद्देश्य कहलाया।
बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य यानी कि शिक्षक का पूरा प्रोग्रेस, पूरा कार्य वो बालकों पर केंद्रित होता है। यदि अध्यापक बालक को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक वह क्रिया करेगा जो अधिगम के लिए आवश्यक है तो फिर वह निरर्थक हो जाएगा, वो सिखा नहीं पाएगा। लेकिन बालक को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर, हर कुछ ध्यान में रखकर यदि हम प्रत्येक वह क्रिया करेंगे जो अधिगम के लिए उपयोगी होगी तो हमें अच्छा परिणाम निकलेगा। तो यह है अप्रत्यक्ष उद्देश्य। सामाजिक अपेक्षा पूर्ति का उद्देश्य यानी जो अध्यापक शिक्षा दे रहा है वह शिक्षा समाज में, जो समाज के नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान न रखा गया तो भी व्यर्थ है। इसलिए NCFT 2009 के अप्रत्यक्ष उद्देश्य में इसे शामिल किया गया। मूल्य केंद्रित शिक्षा। मूल्य केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है जो मूल्य शब्द है उसका निर्माण वैल्यू शब्द से हुआ है। वो लैटिन भाषा के वैलियर से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत या महत्व। अर्थात जिन गुणों के कारण कोई वस्तु लाभदायक अथवा सम्मान का पात्र बनती है उसे ही हम मूल्य कहते हैं। ठीक, ये मूल्य क्या है? दार्शनिक रूप में देखें तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, ये भी हमें अप्रत्यक्ष उद्देश्य बनाया गया NCFTE 2009 का। उचित मूल्यांकन का उद्देश्य। उचित मूल्यांकन अर्थात अध्यापक का छात्र का ऐसा मूल्यांकन जो सतत और व्यापक हो। सतत माने लगातार किया जाना चाहिए, व्यापक माने हर गतिविधि में, हर जगह। ये नहीं कि हाँ हमने क्या किया, परीक्षा के दौरान पेपर लेकर कर लिया, या केवल इसीलिए इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार भी होता है, सत्रांक सेशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं। ये सब क्या है? सारा क्रम एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज होती है। ठीक है, खेल आदि होता है, उसमें भी मूल्यांकन जो उचित रूप से किया जाए जिससे समग्र मूल्यांकन किया जा सके और उचित मूल्यांकन किया जा सके। ये भी हमारा अप्रत्यक्ष उद्देश्य से बनाया गया। गतिविधि आधारित शिक्षा का उद्देश्य यानी खेल के द्वारा, गीत के द्वारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा, असेंबली के द्वारा, भ्रमण के द्वारा उस पर आधारित शिक्षा देने का उद्देश्य। तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य यानी ऐसी शिक्षा देना जो रट्टू ना हो, बोझ ना हो, उसमें तर्क की गुंजाइश हो, चिंतन की गुंजाइश हो और तर्क चिंतन का विकास हो और बालक आगे श्रेष्ठ नागरिक के रूप में बन सके। तो और यही कार्य अध्यापकों के लिए भी किया गया है। अध्यापक न कि केवल कैरिकुलम यानी सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ाएं, अपितु वह तर्क एवं चिंतन के आधार पर शिक्षकों बच्चों का विकास करें और उनके अंदर यह होना आवश्यक है। इस प्रकार अपेक्षित सुझावों एवं वर्तमान शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षक शिक्षा की अनिवार्यता हेतु NCFT 2009 में उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो समझ आए, इससे आपको लाभान्वित हुए अथवा कोई त्रुटि दृष्टिगोचर यानी दिखाई दे तो हमें अवश्य अवगत कराएं, जिससे मैं उसे भविष्य में सुधार सकूं तथा उसकी पुनरावृत्ति रोक सकूं। आपका स्नेही SK मौर्य।